सोचिए, एक ऐसा कानून जिसे सबने मिलकर पास किया, जिसकी तारीफ में खूब बातें हुईं, वो अचानक एक राजनीतिक पहेली कैसे बन गया? आज इसी विरोधाभास की परतों को खोलकर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। 2023 में प्रधानमंत्री इस बिल के पास होने का जश्न मना रहे थे और फिर एक साल बाद 2024 के चुनाव आते आते वही प्रधानमंत्री विपक्ष पर इसे रोकने का इल्जाम लगा रहे हैं। तो आखिर इन दो बयानों के बीच हुआ क्या? सच क्या है? तो सरकार का जो मुख्य आरोप है वो ये है कि विपक्ष ने ही इस कानून के लागू होने में अड़ंगा लगाया है। अब सरकार के तर्क का सबसे अहम हिस्सा है महिला आरक्षण बिल को भविष्य में होने वाले परिसीमन यानी डिलिमिटेशन से जोड़ना, और बस यहीं से सारा का सारा विवाद शुरू हो जाता है। तो चलिए अब इस परिसीमन की पहेली को सुलझाते हैं और ये भी समझते हैं कि आखिर भारत में ये शब्द इतना विवादास्पद क्यों है। एकदम आसान शब्दों में कहें तो परिसीमन का मतलब है चुनावी नक्शे को फिर से बनाना, ताकि हर सांसद लगभग बराबर संख्या में लोगों की नुमाइंदगी करे। ये हर जनगणना के बाद होना तो चाहिए, लेकिन भारत में ये एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। और मुद्दा ये है कि दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या कंट्रोल करने में काफी अच्छा काम किया है, जबकि उत्तरी राज्यों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। अब अगर सीटें आबादी के हिसाब से फिर से बांटी गईं, तो संसद में उत्तर का दबदबा कहीं ज्यादा हो जाएगा और दक्षिण को ये लगेगा कि उन्हें अपने अच्छे काम की सजा मिल रही है। शशि थरूर का ये बयान दक्षिण भारत की इसी गहरी चिंता को दिखाता है। ये सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, ये राजनीतिक ताकत, पहचान और हमारे देश के संघीय ढांचे के भविष्य का सवाल है। अच्छा, तो ये तो हुई सरकार की बात। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। विपक्ष का पलटवार शुरू होता है सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर, खासकर महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर। विपक्ष सबसे पहले सरकारी आंकड़े ही सामने रखता है। देखिए, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि पिछले एक दशक में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले 2 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं। फिर बात आती है सरकार में प्रतिनिधित्व की। 72 मंत्रियों की कैबिनेट में सिर्फ 7 महिलाएं, मतलब 10% से भी कम। और ये तस्वीर सिर्फ केंद्र की नहीं है। सत्ताधारी पार्टी के कुल विधायकों में से 10% से भी कम महिलाएं हैं। तो विपक्ष का सवाल बड़ा सीधा है, जो पार्टी खुद महिलाओं को टिकट और पद नहीं देती, वो उनके आरक्षण के लिए कितनी संजीदा हो सकती है? डिम्पल यादव का ये बयान विपक्ष के इसी आरोप को और वजन देता है कि महिलाओं के अधिकारों की बात सिर्फ एक चुनावी नारा बनकर रह गई है, असली प्रतिबद्धता नहीं दिखती। और अब हम आते हैं विपक्ष के सबसे गंभीर आरोप पर। उनका कहना है कि ये जो परिसीमन है ना, ये असल में गेरीमैंडरिंग के लिए एक ट्रोजन हॉर्स है, मतलब एक छिपा हुआ राजनीतिक हथियार। ये गेरीमैंडरिंग क्या है? इसका मतलब है चुनावी सीटों की सीमाओं को जानबूझकर इस तरह से टेढ़ा-मेढ़ा करना कि एक खास पार्टी को सीधा फायदा पहुंचे। ये चुनाव जीतने का एक, कह सकते हैं, पर्दे के पीछे का तरीका है। इसे करने के 2 मशहूर तरीके हैं। पहला है सिकोड़ना यानी स्क्वीजिंग, जिसमें विपक्ष के सारे वोटर्स को कुछ ही सीटों में पैक कर दो। और दूसरा है काटना यानी कटिंग, जिसमें उनके वोटर्स को इतनी सीटों पर फैला दो कि उनका वोट किसी काम का ही न रहे। विपक्ष का दावा है कि ये खेल पहले ही असम और जम्मू कश्मीर में हो चुका है। वो आरोप लगाते हैं कि वहां परिसीमन का इस्तेमाल लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि एक पार्टी को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। तो चलिए अब इस पूरे राजनीतिक विरोधाभास को सुलझाते हैं और समझते हैं कि बिल का असली स्टेटस क्या है और ये लड़ाई आखिर है किस बात की। सवाल तो यही है कि जब सभी दल महिला आरक्षण चाहते हैं, तो फिर ये लागू क्यों नहीं हो रहा? असली पेच कहाँ फंसा है? ये स्लाइड यही पूरे विवाद की जड़ है। सरकार कहती है पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और तब जाकर एक बड़ी संसद में आरक्षण लागू होगा। इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, अनिश्चित है। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि इतना इंतजार क्यों? आरक्षण को आज अभी की 543 सीटों पर तुरंत लागू कर दो। तो इस पूरे मामले की सबसे जरूरी बात यह है कि महिला आरक्षण बिल खत्म नहीं हुआ है। ये एक पास हो चुका कानून है। जो चीज रुकी हुई है वो है इसे एक विवादास्पद और लंबी राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ने की सरकारी योजना। तो संक्षेप में कहानी ये है,
बिल कानून बन चुका है, विपक्ष इसे फौरन लागू चाहता है, सरकार इसे जनगणना और परिसीमन के बाद करना चाहती है, और इस सारी खींचतान में महिलाओं के अधिकार का एक ऐतिहासिक कानून भारत के चुनावी भविष्य पर सत्ता की लड़ाई का एक मोहरा बन गया है। और ये विश्लेषण अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब एक ऐतिहासिक कानून जिसे सबके समर्थन से पास किया गया हो इस तरह राजनीतिक दांवपेच में फंस जाए, तो ये भारत के लोकतंत्र के स्वास्थ्य के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है।